अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सीएसएस और पीएमएस के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कमीशन एग्ज़ाम्स हैं जिसके ज़रिए आप एज़ ए कमीशन ऑफ़िसर रिक्रूट हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग आर्म फोर्सेस जॉइन करना चाहते हैं एज़ अ कमीशन्ड ऑफ़िसर, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स और पाकिस्तान नेवी शामिल होते हैं। तो उनके लिए एक अलग से एक फ़ोर्सेस का एक सिलेक्शन बोर्ड तय किया गया है, जिसके ज़रिए वो अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। मतलब फ़ोर्सेस खुद ही एग्ज़ामिनेशंस लेती हैं और उसके ज़रिए फिर आप आर्मी में, एयर फ़ोर्स में और नेवी में एज़ अ कमीशन्ड ऑफ़िसर रिक्रूट हो सकते हैं। तो अचानक मुझे याद आया कि भई पिछले जन्म में मैंने भी 2 दफ़ा आईएसएसबी का एग्ज़ाम दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि इस बारे में भी 1-2 वीडियोज़ बना दूँ, ताकि जो लोग जॉइन करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी का एक कोर्स अनाउंस हो चुका है, जिसके ज़रिए वो अभी कमीशन ऑफ़िसर रिक्रूट कर रहे हैं। तो जो लोग भी वो जॉइन करना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी या कोई भी दूसरी फ़ोर्स कमीशन के ज़रिए, तो उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि इसमें मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस और इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में तमाम चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाऊँ, इन वीडियोज़ को 2-3 वीडियोज़ के ऊपर ही आपका पूरा आईएसएसबी का जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट में होता क्या है, मैं पहले स्टेप से आपको बताकर लेकर चलता हूँ कि सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है पाकिस्तान एयर फ़ोर्स, आर्मी या नेवी की। वो न्यूज़पेपर में और उनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर अनाउंस करते हैं कि भई हम ये कमीशन जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, और इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। उनका क्राइटेरिया डिफरेंट पोस्ट्स के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कमीशन्ड ऑफ़िसर का एग्ज़ामिनेशन है तो उसमें ग्रेजुएट लेवल बंदा जो है वो अपीयर हो सकता है, और उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ या फ़िज़िकल पैरामीटर्स जो वो रखते हैं उसको मीट करना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके साथ-साथ एक इनका एग्ज़ामिनेशन होता है इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। मतलब आप इंटर के बाद जो है वो आर्म फोर्सेस जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी प्रॉपर 2 से 3 साल की ट्रेनिंग होती है, इसमें आपकी एकेडमिक्स भी कंप्लीट होती हैं और आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी कंप्लीट होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर उस एग्ज़ामिनेशन के लिए, और उसके बाद फिर आपके इनिशियल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। इनिशियल टेस्ट में क्या होता है, जो भी आपका सिटी है जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहीं पर आपके इनिशियल टेस्ट लिए जाते हैं। अच्छा, इनिशियल टेस्ट में 2 से 3 चीज़ें होती हैं। जब आप टेस्ट देने जाएँगे तो सबसे पहले इसका तमाम जो भी टेस्ट का तरीक़ेकार है वो सारा ऑनलाइन होता है, और आपके टेस्ट भी ऑनलाइन ही होते हैं इनके सिस्टम के ऊपर। और जब आपका फर्स्ट इनिशियल टेस्ट होगा तो उसमें एकेडमिक मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या दूसरे सब्जेक्ट से पहले आपका एक आईक्यू टेस्ट लिया जाता है। उसमें वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वर्बल कौन से होते हैं, नॉन वर्बल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं आपको इसका सारा प्रोसीजर समझा रहा हूँ। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं, और उनमें कम से कम आपको 50 टू 60% मार्क्स स्कोर करने होते हैं वो टेस्ट क्वालिफ़ाई करने के लिए। और जैसे ही आप वो टेस्ट सबमिट करेंगे, वहाँ पर उनकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टाइम चल रहा होता है, और जैसे ही वो टाइम फिनिश होगा, आपका पेपर, आपका जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, और उसी वक्त आपको रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पर दे दिया जाता है। तो 2 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, या तो कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आता है, या फिर सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आता है। तो कांग्रेचुलेशंस का मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्वालिफ़ाई कर गए हैं, और सॉरी का मतलब होता है कि आप उसी स्टेज में डिसक्वालीफ़ाई हुए, और वहीं से वो लोग उठकर चले जाते हैं जिन लोगों के टेस्ट जो लोग उस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद क्या होता है, फिर आपके मैथ्स, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री या जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इन 3 सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद एकेडमिक में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फ़िज़िक्स, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो टेस्ट फिर क्वालिफ़ाई करने के बाद, जब आप वो टेस्ट भी अगर क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, तो फिर आपके दूसरे टेस्ट लिए जाते हैं, और अगर आप इस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर सिमिलरली आप वहीं से उठकर वापस घर चले जाते हैं। अच्छा, आपने इनिशियल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आईक्यू टेस्ट है वो आपने पास कर लिया। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट आपका जो है वो आपने पास कर लिया। फिर उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है, और आपको डेट दे दी जाती है मेडिकल टेस्ट के लिए, इनिशियल मेडिकल टेस्ट। फिर जिस दिन भी वो आपको बुलाते हैं, आप अपना मेडिकल टेस्ट
करवाने जाते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं फोर्सेस के ही। वो आपका एक बिल्कुल थॉरो एग्जामिनेशन लेते हैं मेडिकल, उसमें आपकी पूरी बॉडी को चेक किया जाता है, कोई आपको ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये मैं आपको बता दूँ, उस टेस्ट में स्ट्रिप करके टेस्ट लिया जाता है, मतलब आपके तमाम जो कपड़े हैं वो उतरवा लिए जाते हैं और उसके बाद आपका एक कंप्लीट चेकअप किया जाता है फ़िज़िकल। और उसमें अगर डॉक्टर्स को कोई चीज़, अगर कोई डाउट फ़ील होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें उनको लगे कि ये बंदा अनफिट है, तो या तो उस अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको वो डिस्क्वालीफ़ाई कर देते हैं। और अगर नहीं, इतनी बड़ी नहीं होती, कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ फिर वो हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाता है और अगर वहाँ से वो फिट डिक्लेयर हो जाता है तो फिर उसको आगे रिकमेंड कर दिया जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। अच्छा, मेडिकल टेस्ट के बाद क्या होता है, जो लोग मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं उनका फिर वहीं पर इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसमें इतना ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बस आपकी फ़ैमिली के बारे में, आपके बारे में 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन्स जीके के बारे में पूछ लेंगे, आपके एकेडमिक करियर के बारे में पूछते हैं, सब्जेक्ट्स क्या थे, स्कोर क्या था, परसेंटेज वगैरह इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और उसके बाद फिर आपको आईएसएसबी का एक फ़ॉर्म दिया जाता है, जिसको आप फ़िल करके आईएसएसबी के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद आप आईएसएसबी के लिए जाते हैं। और जब आप आईएसएसबी के लिए फॉर्म्स सबमिट कर देते हैं तो फिर कुछ दिन आपको वेट करना पड़ता है, फिर वहीं आईएसएसबी से ही आपको फिर एक इनविटेशन लेटर आता है, जिसमें डेट और सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें लेकर जानी है, क्योंकि आपको 5 दिन वहाँ पर उनके टेस्ट सेंटर के अंदर स्टे करना होता है और 5 दिन तक आपके जो है वो मुख्तलिफ़ टेस्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं आईएसएसबी के लिए। अच्छा, फॉर्म जब आप फ़िल करते हैं तो उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स लिख देते हैं और जब आपको कॉल लेटर रिसीव होता है तो फिर आप उनके सिलेक्शन सेंटर, जो आईएसएसबी सेंटर्स हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, जिस तरह इनिशियल टेस्ट आपके हर शहर में होते हैं, आईएसएसबी हर शहर में नहीं होता, वो उनके मुख्तलिफ़ ख़ास सेंटर्स हैं जो कुछ ही शहरों में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिंध की हम बात करें तो सिंध के जो टेस्ट होते हैं एसएसबी के, वो मलीर कैंट में इनका सेंटर है। इसी तरह कोहाट में एक सेंटर है, वहाँ पर उस रीजन के जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ शहरों में इनके आईएसएसबी बोर्ड्स हैं, वहाँ पर आप जाते हैं। मैंने मलीर कैंट में दोनों दफ़ा अपना आईएसएसबी का एग्ज़ाम दिया है और ख़ैर से दोनों दफ़ा ही मैं नॉट रिकमेंड हो गया था, लेकिन वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और एक्सपीरियंस जो था वो मेरा बड़ा एक वर्ती है, जो मैं सोचता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे आईएसएसबी सेंटर में, तो वहाँ पर फिर आपका एक अलग ही दुनिया होती है। आप वहाँ पर जाते हैं अपना सारा सामान लेकर, अपने कपड़े, अपने रहने का सामान, इंटरव्यू और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेस्ट की, क्योंकि वहाँ पर साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिज़िकल, पर्सनैलिटी, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस, आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं, आप सोचते किस बारे में हैं, आपका रहना, खाना-पीना, हर चीज़ वहाँ पर टेस्ट की जाती है और दिन-रात आप समझ लें वहाँ पर मुसलसल एक टेस्ट की सूरत में होते हैं। मतलब अगर आप सो भी रहे हैं तो समझ लें आपको वहाँ पर जज किया जा रहा है, तो इतना ज़्यादा वो वहाँ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग आपकी हो रही होती है। तो जब आप आईएसएसबी सेंटर जाएंगे तो वहाँ पर 5 दिन आपका स्टे होता है और 5 दिन आपके वहाँ पर मुख्तलिफ़ टेस्ट्स लिए जाते हैं। अब मैं आपको एक स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको मैं ये डिटेल में बता सकूँ कि आप पहले दिन आपके साथ क्या हुआ, सेकंड डे पर आपके साथ क्या हुआ, थर्ड डे की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, फोर्थ डे में कौन से आपके एग्ज़ामिनेशंस लिए जाएंगे और लास्ट डे, फिफ्थ डे पर आपके साथ क्या किया जाएगा। तो अब मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ डिटेल में। तो इंशाल्लाह जो अभी टेस्ट में अप्लाई होने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं और उनकी विलिंग है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने की, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी। तो अभी चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, ये 5 डे शेड्यूल है आपका आईएसएसबी का और इस 5 डेज़ में आपके साथ कौन कौन से एग्जामिनेशंस या आपकी एक्टिविटीज़ या आपका जो रूटीन होगी वो किस तरह होगी, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जो आपका फ़र्स्ट डे होगा, आपका अराइवल डे जो होगा, आपका फ़र्स्ट डे, उसमें सबसे पहले आपकी रिसेप्शन होगी, मतलब आप वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग देंगे कि भाई मैं आ गया हूँ। और उसके बाद सब लोग एक जगह पर जमा होते हैं, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, जो भी उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो भी उनके होते हैं
उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, फिर उसके बाद अलॉटमेंट की जाती है उनके आईडीज़ की। अच्छा, इसमें आईडीज़ जो हैं वो उनके चेस्ट नंबर होते हैं, मतलब कोई कार्ड वगैरह उनका नहीं होता, उनको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है और वही उसके पूरे 5 दिन में उसकी आइडेंटिटी होती है। कोई उसको वहाँ पर नाम से नहीं पुकारा जाता, उसका नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ उसको चेस्ट नंबर से ही पहचाना और बुलाया जाता है हर टेस्ट में। और जो भी रिज़ल्ट्स वगैरह भी बनते हैं वो चेस्ट नंबर्स के ही बनते हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पर खिंचवाते हैं, वो ख़ुद आपके फ़ोटोग्राफ्स लेंगे आपके रिकॉर्ड के लिए। और उसके बाद आपको फिर आपके रूम्स वगैरह अलॉट कर दिए जाते हैं जहाँ पर आप रेस्ट करेंगे या स्टे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब आपको रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं तो अगर दिन का टाइम है तो फिर आप लंच करते हैं, और लंच करने के बाद आपको एक बड़े हॉल में बिठा दिया जाता है तमाम कैंडिडेट्स को। और उसके बाद आपको बहुत सारे फिर क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं। क्वेश्चनर्स बेसिकली वो फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे आपसे वहाँ पर फॉर्म्स फिल करवाए जाएंगे। उसमें आपका तमाम बायोडाटा, आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या क्या आप करके आए हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, हॉबीज़ क्या है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, वो तमाम चीज़ें, आपकी फ़ैमिली के बारे में तमाम डिटेल्स, वो तमाम चीज़ें उन फॉर्म्स के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट डे पर जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो इसमें आपका तकरीबन पूरा दिन गुज़र जाएगा। और फर्स्ट डे पर आपके पास सिर्फ यही एक्टिविटीज़ होंगी, कोई टेस्ट इसमें आपका नहीं लिया जाता इसमें। लेकिन एक टेस्ट आपका लिया जाता है, वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट आपका डे फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चनर्स आपको दिए जाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी साइकी और आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम गए थे तो हमसे लास्ट में जब फॉर्म्स वगैरह हमने सब फिल कर दिए थे तो लास्ट में हमें कहा था कि आप एक स्टोरी लिखें अपने किसी भी एक ऐसे वाक़ये के बारे में जो कि यादगार हो और कभी ना भुलाए जाने वाला हो। तो फिर जो लोग उसमें अपनी कहानियाँ लिखते हैं तो वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं और उससे आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो जज किया जाता है। तो पहले दिन कोई आपकी ऐसी ख़ास एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ आपकी जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स और फॉर्म्स वगैरह आपसे फ़िल करवाए जाते हैं, आपको अलॉटमेंट की जाती है रूम्स की, चेस्ट नंबर आपको दिए जाते हैं। प्रॉपर जो टेस्ट हैं वो सेकंड डे से स्टार्ट होते हैं। तो जो सेकंड डे है आपका वो आपके टेस्ट का फ़र्स्ट डे कहलाता है। ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट डे पर क्या होगा आपके पास? फ़र्स्ट डे पर सबसे पहले आप एक बड़े से हॉल में बैठ जाएंगे जाकर, और चेस्ट नंबर्स आप अपने साथ रखेंगे, वो आप पहनते हैं, उसको चेस्ट पे लगाते हैं, वही आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। और उसके बाद जो डिप्टी प्रेसिडेंट साहब होते हैं वहाँ सेंटर के, वो एक स्पीच करते हैं, एड्रेस करते हैं तमाम कैंडिडेट से, और उसके बाद फिर आपका बाकायदा टेस्ट का आगाज़ किया जाता है। उसमें आपके पास जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनिशियल टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, यहाँ पर भी वही टेस्ट उसी किस्म के दोबारा लिए जाएंगे। इसके साथ एडिशन एक चीज़ होती है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं वर्बल और नॉन वर्बल के एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल, इन तीनों को मिला के आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और अच्छा, पहले इस तरह होता था कि जो आप इंटेलिजेंस टेस्ट ये लेते थे उसके फ़ौरन बाद उनको चेक करके अनाउंस किया जाता था उसका रिज़ल्ट। मतलब अगर जो बंदा इस टेस्ट में फ़ेल हो गया तो उसको उसी दिन, मतलब वेरी नेक्स्ट डे, उसको वापस घर भेज दिया जाता था जो लोग बेस में फ़ेल होते थे। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, और अब जो भी वहाँ जाता है वो पूरे 5 दिन स्टे करता है और एक कलेक्टिव रिज़ल्ट बनाया जाता है जिसमें फिर उसकी तमाम चीज़ें होती हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट अब इन्होंने माइनस कर दिया है अपने सिस्टम से, और बहुत सारे अब जो लोग हैं वो पूरे 5 दिन वहाँ पर स्टे करते हैं। ठीक है। और जो लोग भी पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते थे वो अलाउड नहीं होते थे फिर आगे आने वाले टेस्ट के लिए। तो अब ये इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया, और अब जो भी कैंडिडेट वहाँ पर जाता है वो पूरे 5 दिन वहाँ पर स्टे करता है और तमाम टेस्ट में अपीयर होता है। तो फर्स्ट डे में आपके ये तमाम चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं फिर, लेकिन आपको रहना उस सेंटर के अंदर ही होता है, बाहर आप जाना अलाउड नहीं होते।
तो वहीं पर उन्होंने अच्छी सी मेस बनाई हुई होती है, इंडोर गेम्स आपके पास होते हैं, एक अच्छा सा उन्होंने लॉन बनाया होता है, वहाँ पर फिर आप जाओ, नमाज़ पढ़ो, जो भी करो, लेकिन आप रहोगे सेंटर के अंदर ही। उसके बाद जो डे 2 है आपका, डे 2 स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड डे पर आप क्या करते हैं, सेकंड डे पर आप करेंगे फजर की नमाज के बाद आपका सेकंड डे स्टार्ट हो जाता है। फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आप दोबारा तमाम लोग हॉल्स के अंदर चले जाते हैं। अपने एक बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पर तमाम लोग बैठ जाते हैं, फिर उनकी ग्रुपिंग्स की जाती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है कैंडिडेट्स को, और फिर हर ग्रुप का एक कमांडर होता है। जो आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो हर एक ग्रुप का एक अलग अलग ऑफिसर एज अ कमांडर वहाँ पर लीड कर रहा होता है, और वो तमाम टेस्ट फिर वो कमांडर्स ही कंडक्ट करते हैं। अच्छा, ब्रीफिंग दी जाती है सेकंड डे पर आपको सबसे पहले, कि आपके जो जो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह आपको उसमें अपीयर होना है, किस तरह आपको उसके अंदर परफॉर्म करना है, और किस तरह आप अच्छे तरीके से उसके अंदर मार्क्स ले सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको ब्रीफ़ की जाती हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद आपके इंडोर टास्क शुरू होते हैं। अच्छा, इसमें इंडोर टास्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप एक रूम में बैठकर करते हैं, उसी में आपके टेस्ट होते हैं। जो भी एक्टिविटी आप वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं वही आपके टेस्ट होते हैं। अच्छा, इंडोर टास्क में क्या क्या होता है, इंडोर टास्क में सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होती है। मतलब एक बड़े से रूम में 10-12 लोग, जो भी ग्रुप में, एक ग्रुप में कैंडिडेट्स होते हैं, उनको राउंड शेप में बिठा दिया जाता है, और फिर एक कोई भी टॉपिक उनको दे दिया जाता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर अब डिस्कस करें, और जो कमांडर होता है वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है और वो फिर आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। अच्छा, इंडोर टास्क में ग्रुप डिस्कशन आपकी होती है। एक टॉपिक आपसे इंग्लिश में डिस्कशन करवाई जाती है, और एक टॉपिक आपसे इंग्लिश में डिस्कशन करवाई जाती है, मतलब उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपसे डिस्कशंस करवाई जाती हैं। और जो कमांडेंट होता है आपका, वो तमाम कैंडिडेट्स को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, और हर बंदे की परफॉर्मेंस वहाँ पर जज की जा रही होती है, और उनके पास एक नोटबुक होती है जिसमें वो तमाम कैंडिडेट्स की मार्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है ग्रुप प्लानिंग की। ग्रुप प्लानिंग इस तरह होती है, वही ग्रुप उठकर फिर एक दूसरे रूम में चला जाता है, और वहाँ पर एक मॉडल उन्होंने रखा हुआ होता है। उस मॉडल में क्या करना होता है, वो तमाम आपको ब्रीफिंग देते हैं। जो कमांडेंट होते हैं वो आपको ब्रीफिंग देते हैं कि ये मॉडल है, और एक वहाँ पर आपको टास्क असाइन किया जाता है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क होते हैं, मतलब एक ऑपरेशन वाली सिचुएशन आपको दी जाती है कि यहाँ पर अभी ये सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई दहशतगर्दी का वाक़या है, या कहीं पर किडनैपिंग हो रही है, या स्मगलिंग हो रही है, बॉर्डर का कोई मसला है, तो वो आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ वहाँ पर दिए जाते हैं, और फिर आपसे प्लानिंग उसकी मांगी जाती है। आपको फिर 30-40 मिनट का टाइम दिया जाता है, और उसकी फिर आप प्लानिंग करते हैं, पूरा ग्रुप मिलकर उसकी प्लानिंग करता है, और फिर उस ग्रुप में से कोई भी एक बंदा उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी प्लानिंग फिर कमांडेंट को देता है। अगर वो प्लानिंग सक्सेसफुल होती है और कमांडेंट उससे राज़ी हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं, वरना फिर रिज़ल्ट वो उस वक्त आपको नहीं बताते। बस वो टास्क 1 बाय 1 चल रहे होते हैं, वो कमांडेंट आपके बस मार्क्स चुपचाप नोट कर रहा होता है। ग्रुप प्लानिंग के बाद आपके शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इससे पहले इसमें इंडोर टास्क में एक एक्टिविटी और होती है, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। मतलब जिस तरह पहले तमाम लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे थे, अब 1 बाय 1 हर बंदा डाइस के ऊपर जाता है, और वहाँ पर फिर स्पीच देता है, और वो टॉपिक जो है आपको उसी वक्त दिया जाता है, ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाता है। उसमें फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इंग्लिश में देना चाहें या उर्दू में देना चाहें। तो 1 बाय 1 हर बंदा जाएगा सामने डाइस के ऊपर, और उस टॉपिक के ऊपर ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली 2 से 3 मिनट बोलेगा। हर बंदे को 2 मिनट का टाइम दिया जाता है बोलने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके आउटडोर टास्क शुरू हो जाते हैं। आउटडोर टास्क भी इसी तरह होते हैं कि कुछ टास्क आपके इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, और कुछ टास्क आपके ग्रुप लेवल पर होते हैं। उसमें आपको बहुत सारे फिज़िकल ऑब्स्टिकल्स और फिज़िकल टास्क दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है। वहाँ पर उन्होंने फ़िज़िकल ऑब्स्टिकल्स के मॉडल्स बनाए हुए होते हैं बहुत सारे, और किसी भी एक मॉडल के ऊपर ले जाकर वो आपको खड़ा कर देते हैं, आपके ग्रुप को, और फिर ब्रीफिंग देते हैं कि आपने
ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ये मेथड इस्तेमाल करना है, और इस टाइम फ्रेम के अंदर 35 से 40 मिनट के अंदर आपको ये पूरा प्लान सॉल्व करके इस पार से उस पार जाना है। और वो हर मॉडल की कंडीशंस अलग होती हैं, उसके भी कुछ सैम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि फ़िज़िकल टास्क किस तरीके से होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक दो टास्क पूरा ग्रुप मिलकर करता है, और फिर इस तरह होते हैं कि जितने भी बंदे ग्रुप में हैं फिर उतने ही टास्क करवाए जाते हैं, और हर टास्क में एक एक बंदे को बारी बारी उस ग्रुप का लीडर बनाया जाता है उसकी लीडरशिप स्किल्स देखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 बंदे हैं ग्रुप में तो फिर 10 टास्क होंगे, और बारी बारी तमाम 10 बंदे लीडर बनेंगे, और फिर वो अपने पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलते हैं, उस प्लानिंग को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, और जो भी उनका टास्क होता है उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आ गया। अच्छा, इसके साथ एक और टेस्ट लिया जाता है हाफ ग्रुप टास्क। उसमें ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया जाता है दो दो तीन तीन सेक्शंस में, मतलब वो छोटे टास्क होते हैं, फिर उसी तरह उन टास्क को कंप्लीट आपको करना होता है उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। और ये तमाम चीज़ें कमांडेंट वहीं बैठकर ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो आपकी बात मान रहे हैं या नहीं, आपका उनके साथ बिहेवियर कैसा है, आप उनको किस तरह गाइड कर रहे हैं, किस तरह उनको कमांड कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर ऑब्ज़र्व की जाती हैं। या आप अकेले तो ख़ुद अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश तो नहीं कर रहे, आप टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी उन ग्रुप टास्क और इंडिविजुअल टास्क के अंदर ऑब्ज़र्व की जाती हैं। इसके साथ फिर इंडिविजुअल लेवल पर एक फ़िज़िकल टास्क होता है जिसको ऑब्स्टिकल भी कहते हैं। उसमें 9 ऑब्स्टिकल्स आपके सामने होते हैं, और 1 या 1.5 मिनट का टाइम आपको मिलता है, शायद 1 मिनट का टाइम मिलता है, और उस 1 मिनट में आपको वो 9 ऑब्स्टिकल्स पास करने होते हैं। हर ऑब्स्टिकल के अलग अलग मार्क्स होते हैं उनकी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। किसी टास्क के 1 नंबर होता है, किसी टास्क के 2 नंबर होते हैं, और जितने ज़्यादा फिर आप उसमें स्कोर करेंगे आपके वो जो एग्रीगेट मार्क्स हैं उसमें वो ऐड होते जाएंगे। उसके बाद आपका एक डिप्टी का इंटरव्यू होता है, जो एकेडमिक इंटरव्यू आप कह सकते हैं। उसमें जो कमांडेंट होता है 1 बाय 1 वो तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, और उसमें आपसे जीके, इस्लामियात, इंग्लिश, मैथ्स और करंट अफेयर्स वो जीके में आ गया, पाकिस्तान अफेयर्स वो भी जीके में आ गया, और आपका इंट्रो मतलब आपकी फैमिली के बारे में। ये तमाम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस वहाँ पर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, और ये तकरीबन वेरी करता है टाइम हर बंदे के हिसाब से जो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब दे सके। तो मेरा तकरीबन इंटरव्यू तकरीबन 35-40 मिनट तक मेरा चला था। डिप्टी का इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ के जवाबात मैंने दिए थे, कुछ के जवाबात मैं नहीं दे पाया था। तो इस तरह मिक्स आपका इंटरव्यू चल रहा होता है। उसके बाद ये डे 3 में आपको बता चुका हूँ, ये डे 2 के साथ ही मैंने इसमें आपको बता दिया है। कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कमांड टास्क होते हैं, फाइनल ग्रुप टास्क होता है। वही जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक जिस तरह ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया जाता है, फिर एक फ़ाइनल टास्क ग्रुप का लिया जाता है जो एक बड़ा टास्क होता है। पहले आपके जो टास्क होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये जो फाइनल ग्रुप टास्क होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स आपके ज़्यादा होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मुश्किल होता है। इसके बाद फिर आपके जिन लोगों के इंटरव्यूज़ रह जाते हैं उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। अच्छा, एक आपका इंटरव्यू इसमें डिप्टी का होगा एकेडमिक, और एक इंटरव्यू आपका होता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी आपने पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस होती है, जो आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, आपसे आपके दोस्तों के बारे में पूछा जाता है, आपके दुश्मनों के बारे में पूछा जाता है, आपकी गुड क्वालिटीज़, आपकी बैड क्वालिटीज़, आपके फ्रेंड्स की गुड क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़, आपके दुश्मनों की गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़। तो ये तमाम चीज़ें जो आप पर्सनालिटी टेस्ट या अपने फॉर्म्स के अंदर लिखते हैं, उसी की बुनियाद पर साइकोलॉजिस्ट आपसे सवालात करता है। वो ये देख रहे होते हैं कि जो आपने फॉर्म्स में लिखा है वो सच लिखा है आपने, या आप झूठ बोल रहे हैं या कहानियाँ बना रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है।
कि आप डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज़ में किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे चीज़ें इसी ISSB के टेस्ट का हिस्सा है। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपके प्रॉपर फॉर्मल टेस्ट होते हैं। फिर बाकी जो आपका फ्री टाइम होता है, जब आप कैंटीन में होते हैं, मस्जिद में होते हैं, सो रहे होते हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, हर चीज़ आपकी ऑब्ज़र्व की जा रही होती है। वहाँ का स्टाफ, ऑफिसर से लेकर वहाँ के जो स्वीपर्स हैं, वो उन सब तक जो है वो आपके ऊपर नज़र रखी जा रही होती है। वो तमाम लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, आपकी एक एक बात जो है वो रिपोर्ट की जा रही होती है, आपका बिहेवियर आपके कलीग्स के साथ, जो दूसरे आपके रूममेट्स हैं उनके साथ, ऑफिसर्स के साथ, जो वहाँ का स्टाफ होता है उनके साथ आपका बिहेवियर। तो ये तमाम चीज़ें इस टेस्ट का हिस्सा हैं। फिर जो आपका फ़ाइनल डे होता है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस होती है और रिज़ल्ट्स बनाए जाते हैं कैंडिडेट्स के, और फिर उनको अपने अपने घरों पर भेज दिया जाता है। और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको दोबारा एक ISSB की तरफ से लेटर रिसीव होता है, जिसमें या तो आप रिकमेंड कर दिए जाते हैं या नॉट रिकमेंड किए जाते हैं। वहाँ पर पास या फेल नहीं लिखते वो। अगर वो रिकमेंड लिख रहे हैं तो मतलब आपने ISSB का टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन अगर वो नॉट रिकमेंड लिख रहे हैं तो मतलब आप उसमें फ़ेल हो चुके हैं। डिफरेंट रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से बंदा कोई भी रिकमेंड या नॉट रिकमेंड होता है, लेकिन वो उसमें फैक्टर्स नहीं बताते, आपके लूप होल्स नहीं बताते कि आप किस टेस्ट में फ़ेल हुए हैं या कौन सी जगह ऐसी थी जहाँ पर आप वीक थे। क्योंकि कहा यही जाता है कि वहाँ पर आपको नेचुरल बिहेव करना होता है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है उसी को आप उनको सामने रखें, फेक ना बने, ओवर स्मार्ट ना बने, ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। क्योंकि वो जो सामने बैठा हुआ है बंदा कमांडेंट यूनिफॉर्म पहन के, वो आपसे ज़्यादा होशियार और अक्लमंद और एक्सपीरियंस्ड होता है, तो वो चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो देखने में यही आया कि जो भी लोग रिकमेंड होते हैं, तो जब आप खुद जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इस चीज़ के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बहरहाल यही चीज़ें हैं, लेकिन एक जो मसला मुझे लगता है वो ये कि ये रीज़न नहीं बताते कि किस बात पर आपको रिकमेंड किया है या किस बात पर आपको नॉट रिकमेंड किया है, ताकि बंदा अपनी नेक्स्ट अटैम्प्ट में उस चीज़ को इम्प्रूव करे। और 2 अटैम्प्ट्स आपको इसमें मिलती हैं, जिस तरह CSS या PMS की 3-3 अटैम्प्ट्स होती हैं, इसी तरह ISSB के 2 अटैम्प्ट्स हैं, और तीसरी अटैम्प्ट आप MPhil करने के बाद अवेल कर सकते हैं। तो ये इनका प्रोसीजर है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं इनके जो टेस्ट पैटर्न है, किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तमाम इसका मैंने डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है पूरे SSB टेस्ट का, और उम्मीद है कि ये क्लियर हो गई होगी बात। बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।